हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसी सीरीज चलाई जा रही है जिसमें अभी तक हमने इसके 5 दिन को कंप्लीट किया हुआ है। आज हमारा ये 6वां दिन है इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। इसमें पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे, उनकी टर्मिनोलॉजी बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे कि किस तरीके के यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाने की संभावना है, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सब के बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। आपका टारगेट है यूपीएससी, जो कि आपका 26 मई 2024 को एग्ज़ाम है, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको विथ एनालिसिस के साथ प्रोवाइड किया कराया जा रहा है, जिसमें आप पूरा दिन अपना पढ़ाई करने के बाद रात में अपना 5 से 10 मिनट में वीडियो देख के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। कि आपको अगर जहाँ भी अपना सेक्शन वीक लग रहा है कि आपने ये चीज़ कवर नहीं किया हुआ है, तो आप डेली मॉक टेस्ट के थ्रू आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि इस पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और आपकी तैयारी को भी एक नई दिशा के रूप में ले जाया जाएगा। चलिए तो देखते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत आपका पहला क्वेश्चन आता है कि 1884 में भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 में रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। तो इसमें पहला आता है आपका कि महिलाओं में शिक्षा पाने के अधिकार पर, दूसरा आता है आपका सहमति की आयु पर और तीसरा आता है दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन पर। यह जो आपका क्वेश्चन है वो आईएएस प्री 2020 में पूछा गया है, इस पर एक क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनमें 2-3 क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं, मतलब रिवर्स होते हैं यूपीएससी में। तो आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना है कि आपके जो आगामी एग्ज़ाम है तो उसको और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ एक यूपीएससी से जुड़ी जो टर्मिनोलॉजी है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए तो इसका आंसर जानते हैं। आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, क्योंकि ये जो एक्ट है इस एक्ट के संदर्भ में चलिए व्याख्या जान लेते हैं। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला आपका गलत है। इसमें आपका दिया गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 में दादाजी भीकाजी बनाम रखमाबाई बम्बई राज्य का मुकदमा सहित सहमति की आयु तथा दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन पर केंद्रित था। इस मुकदमे की जो सुनवाई है वह बम्बई हाई कोर्ट में मे जे पिन्हे की पीठ में हुआ था। रखमाबाई का जो केस था वह एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस कानून के तहत 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं की विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये जो रखमाबाई का केस था इस कारण से ये इम्पोर्टेंट था, तो इससे रिलेटेड यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया गया है कि ऑप्शन ए आता है कि रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की तरह एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। ऑप्शन बी आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। ऑप्शन सी आता है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। और ऑप्शन डी आता है कि 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन डी है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा आपका तीनों ही कथन सही है। और एक जो क्वेश्चन है वह आईएएस प्री 2003 में पूछा गया था। अब इसके डिटेल को जान लेते हैं कि नवंबर 1930 में लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने विरोध किया था और इसमें भाग नहीं लिया था, जिससे यह सम्मेलन निष्फल ही रहा। तेज बहादुर सप्रू, बीएस शास्त्री, एमआर जयकर जैसे कुछ उदारवादी नेताओं के प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ था और वर्ष 1931 के कांग्रेस कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे संबंधित प्रस्ताव गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से प्रस्तुत कराया और यह प्रस्ताव निर्विरोध पारित हो गया। तो इसमें ये तीनों कथन इसके सत्य है और एक कथन गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है वो आईएएस प्री 1996 में पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला कथन दिया गया है कि वह 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। दूसरा आता है कि उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की और तीसरा आता है कि इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आपके इसमें जो तीनों कथन दिए गए हैं वह तीनों ही गलत हैं।
तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि किस तरीके से व्याख्या दी गई है कि 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे, जो कि संविधान सभा की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी तौर पर अध्यक्ष थे, और तथा राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे, उन्होंने की हुई थी। संयुक्त प्रांत में जो प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल हुआ वह स्वतंत्रता से पूर्व जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे। तो इनमें से कोई भी कथन आपका सत्य नहीं है, तो ये आपकी उपयुक्त व्याख्या है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत आपका पहला कथन दिया गया है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया या इंडेंजर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। दूसरा कथन आता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। और तीसरा आपका आता है कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा, जिसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत आपका जो कि ये क्वेश्चन जो है वह IAS प्री में 2019 में पूछा गया था। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है उसमें से आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा कथन तो आपका सही है, लेकिन आपका दूसरा कथन गलत है। तो चलिए जान लेते हैं इसकी व्याख्या के संदर्भ में कि गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर उन्हें कहा जाता है जिन्हें भारत से बाहर ब्रिटिश उपनिवेशों में निर्धारित अवधि के लिए मजदूर के रूप में लाया जाता था। इसकी दशा बंधुआ मजदूरों जैसी है, इनकी दशा जो होती है वह बंधुआ मजदूरों जैसी होती है। और गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में, जो कि 1894 ईस्वी में गिरमिटिया मजदूरों के पक्ष में आवाज़ उठाई थी। और वर्ष 1914 में गांधी स्मट समझौते द्वारा इन समझौते पर लगने वाला 3 पाउंड का कर समाप्त हुआ। और भारत आने पर गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से गिरमिटिया पद्धति को समाप्त करने की वार्ता की और अंततः जुलाई 1917 को गिरमिटिया पद्धति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस कारण से आपका पहला कथन सही है। फिर दूसरा आता है कि गांधी जी के दांडी मार्च में 6 अप्रैल 1930 को उनके द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के बाद देश में भारतीयों द्वारा नमक कानून का उल्लंघन प्रारंभ कर दिया था। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई आदि सहित बहुत से कांग्रेसी नेताओं और सत्याग्रहियों को जेल भेज दिया गया और ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। तो इस कारण से आपका तीसरा कथन सत्य है। अब दूसरा कथन क्यों सत्य नहीं है, इसके संदर्भ में जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा बुलाए गए युद्ध सम्मेलन में, जो कि अप्रैल 1918 को हुआ था, को महात्मा गांधी ने ब्रिटेन के पक्ष को न्यायोचित मानते हुए भारत के सहयोग का समर्थन किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रिटिश सरकार का युद्ध में समर्थन करने में भारत का डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना आसान हो जाएगा। तो इस कारण से आपका दूसरा कथन सही नहीं हो, पहला तीसरा सही है। तो इसके साथ ही आप व्याख्या देख लेंगे तो आपके तीनों ही कथन आपको सही मालूम हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में औपनिवेशिक काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था। इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन आता है कि और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण करना। ऑप्शन बी आता है कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी आता है कि भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना को तैयार करना। और आपका ऑप्शन डी आता है कि भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वह IAS 2003 में पूछा गया था। तो इसके अंतर्गत आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका क्या, व्हिटली आयोग जो गठित किया गया था उसका क्या उद्देश्य था। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन बी है कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों के प्रतिवेदन कर सिफारिश प्रस्तुत करना है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। अब आता है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि वर्ष 1929 में भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की थी। JH व्हिटली इसके अध्यक्ष हुए और इस आयोग का जो उद्देश्य था भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं तथा बागानों में श्रम की वर्तमान परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य, क्षमता और जीवन की स्थिति तथा नियुक्तिकारियों और नियुक्तियों के बीच संबंध पर सिफारिशें करना है। तो ये उपयुक्त कथन आपका दिया गया था, उसकी ये व्याख्या है। यहाँ पर आपका ये सेशन फिनिश होता है। कल मतलब कि आपका जो डे 7 रहेगा वहाँ नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेगी और भी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे। तब तक आप मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।